नमस्कार, मैं हूं अशोक राज। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिव्य दृष्टि इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन है। आज का जो टॉपिक्स है ये तुगलक वंश को लेकर है। तुगलक वंश 1320 में आते हैं और ये 1414 तक शासन करते हैं। कुल मिलाकर अगर बात किया जाए दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने शासन किया है तो इसी तुगलक वंश ने। कुल कितना शासन किया है? 94 वर्ष, 94 ईयर्स है सबसे ज़्यादा। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंश आते हैं। ये 5 राजवंश कौन है? सबसे पहले गुलाम वंश जिसे ममलूक वंश कहा जाता है। फिर उसके बाद में खिलजी वंश आते हैं। खिलजी के बाद में ये तुगलक वंश आते हैं। तुगलक के बाद में अभी सैयद वंश आएंगे और सैयद के बाद में लोदी वंश। कुल मिलाकर के इन 5 राजवंशों में सबसे ज़्यादा अगर शासन किसी ने किया है तो तुगलक वंश ने, कुल 94 वर्ष। और सबसे कम अगर किसी ने शासन किया है तो खिलजी वंश, जो इसके पूर्व का वंश था राजवंश, 30 वर्ष उसने खिलजी वंश ने शासन किया है। इसने 94 वर्ष। इसमें कुल अगर शासन की बात किया जाए, कुल शासक कितने आए हैं? कुल शासक 8 हुए हैं। शासक कुल कितने? शासकों की संख्या कितना रहा है? की संख्या कुल 8 शासक रहे हैं। 8 शासकों में जो सबसे पहला शासक है इस पे हम चर्चा करेंगे। इसका पहला यानी कि इसका जो संस्थापक है वो है गयासुद्दीन तुगलक। इसको गयासुद भी लिख सकते हैं या गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक जो है ये इस वंश का संस्थापक है। ये 1320 में गद्दी पर बैठता है। 1320 में गद्दी पर बैठता है और 1325 ईस्वी में समाप्त हो जाता है इसकी कहानी। ये तो 1320 से 1325 तक तुगलक वंश का संस्थापक है। अगर इसकी बात करें ये कैसे आया है, इस पर थोड़ा सा हम भूमिका समझेंगे। तो इंद्रप्रस्थ एक जगह है। इंद्रप्रस्थ एक जगह है। इंद्रप्रस्थ के पास में, इंद्रप्रस्थ के निकट में अगर बात किया जाए तो 2 लोगों में युद्ध हो गया था। एक तरफ है गाजी मलिक कहिए या गाजी तुगलक कहिए। ये तुगलक अगर बात करें अमीर खुसरो की एक पुस्तक है जिसका नाम है तुगलकनामा। अमीर खुसरो की पुस्तक तुगलकनामा से पता चलता है, अलग अलग लोग अलग अलग मत देते हैं तुगलक के विषय में, लेकिन उससे पता चलता है तुगलकनामा से कि तुगलक इनका कोई टाइटल नेम है न कि जाति है। तो अलग अलग इस पे मतभेद है। तुगलक कौन थे, कहाँ से थे, इसका जन्म कैसे हुआ, इस पे अलग अलग मतभेद। तो कुल मिलाकर के हम समझेंगे एक गाजी तुगलक है या गाजी मलिक भी कह सकते हैं। और एक तरफ है नसरुद्दीन मुबारक, नसरुद्दीन खुसरो शाह। नसरुद्दीन खुसरो शाह ये वही शासक है जिसने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को वध करके, हत्या करके स्वयं गद्दी हासिल किया था, सिंहासन हासिल किया था। यानी कि एक किसके बाद आया था? अगर बात करेंगे तो एक खिलजी का जो शासक था मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी के बाद में आया था। इसी का हत्या करके जो है ये गद्दी पर बैठा है। ये हिंदू पहले था, हिंदू से मुस्लिम बनने वाला ये शासक है नसरुद्दीन खुसरो शाह। चूँकि बरादी बंधु का था और ये बंदी बनाया गया था 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के समय। मालवा युद्ध के समय मालवा विजय के माध्यम से जो है नसरुद्दीन खुसरो शाह बंदी बना के आया था अलाउद्दीन के समय। और उसके बाद में अलाउद्दीन का जब बेटा यानी कि पुत्र मुबारक शाह खिलजी बनता है तो इसके समय कई पद पाता है, इसको ज़्यादा ही मानता है। इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं, यूट्यूब में है, तो इसको ज़्यादा मानता है। इसके साथ फिर यही जो है अंत में कुल मिलाकर के इसके बाद में आता है। ये अंतिम शासक था खिलजी वंश का। इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं।
और इसके बीच में दोनों युद्ध होता है। यहाँ पर इंद्रप्रस्थ के पास में युद्ध होता है और युद्ध में इसका पराजय होता है, पराजय। और पराजय जब हो जाता है, पराजय के बाद में ये अंत में मारा जाता है, इसका वध किया गया। वध कौन करता है? यही गाजी तुगलक। इसका सर कलम कर देता है। और मारता कैसे है? क्योंकि जब ये शासक था उस समय ये गाजी तुगलक दीपालपुर का राज्यपाल था। ये गाजी तुगलक जो है दीपालपुर का राज्यपाल था, दीपालपुर का राज्यपाल। और साथ में इसके पहले अगर बात करें, इसके पहले जो है ये तटरक्षक सेना में भी था, यानी कि जो किनारे किनारे बॉर्डर के रक्षक वाले उसका प्रमुख भी था। तो ये इसने यानी कि गाजी तुगलक ने इसकी अधीनता को मानने से अस्वीकार कर दिया और इसको जो है इस्लाम का शत्रु बताया। कहा नसरुद्दीन खुसरो शाह इस्लाम का शत्रु है और इसने नारा दिया इस्लाम खतरे में है। किसने? गाजी तुगलक ने नारा दिया इसको ले करके कि इस्लाम खतरे में है और ये इस्लाम का शत्रु है। और ऐसा कह करके इन दोनों के बीच में अंत में युद्ध हो जाता है। युद्ध में इसका पराजय होता है, अंत में इसका सर कलम कर देता है। ये क्लियर हो गया। और ये जब सर कलम कर देता है तो दिल्ली के जो अमीर लोग हैं, सरदार लोग हैं, अमीर या सरदार कहिए, वहाँ के प्रमुख लोग, इनको यूँ भी कह सकते हैं, जो प्रमुख लोग थे, बड़े बड़े पदों पर थे, तो इन लोगों ने गाजी तुगलक को बहुत आग्रह किया। यहाँ तक कि जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है और प्रोफेसर हबीब ने लिखा है कि यहाँ के सरदारों ने, अमीरों ने, प्रमुखों ने गाजी तुगलक का हाथ पकड़ के ले जाकर सिंहासन पर बैठाया। तो कुल मिलाकर के हम ये कहेंगे कि जो गाजी ये तुगलक है, गाजी मलिक है, यही बाद में गियासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है। जो दिल्ली का पहला शासक बनता है गियासुद्दीन तुगलक के नाम से गाजी तुगलक जो है गद्दी पर बैठता है और उपाधि ये लेता है गाजी की उपाधि, गाजी की उपाधि लेता है, गाजी की उपाधि। गाजी का मतलब होता है काफिरों का शत्रु, काफिरों का शत्रु, काफिरों का ये शत्रु गाजी की उपाधि लेता है। गाजी का मतलब होता है काफिरों का शत्रु। ये किसके लिए समझौता प्रयुक्त किया? इसी के लिए, नसरुद्दीन खुसरो के लिए, क्योंकि इसी के बीच में ही युद्ध हुआ है। और इसको इस्लाम का शत्रु बताया है और ये कहा है इस्लाम खतरे में है। किसने कहा? इसने। तो जब दीपालपुर का राज्यपाल था, इसकी अधीनता नहीं माना था, फिर उसी में युद्ध हुआ, अंत में ये जीत जाता है और गाजी की उपाधि लेकर के अंत में अमीरों के कहने पर जो है गियासुद्दीन तुगलक के नाम से नए राजवंश की स्थापना करता, तुगलक वंश की स्थापना करता है। तो कुल मिलाकर के यदि ये कहा जाए कि कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है, कौन सा दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था या पहला शासक था जिसको सर्वसम्मति से या उसको सर्वसम्मति से अमीरों ने, सरदारों ने गद्दी सिंहासन पर बैठाया, गद्दी पर बैठाया, तो यही यानी कि गाजी तुगलक है। गाजी तुगलक मतलब क्या? गियासुद्दीन तुगलक के नाम से सिंहासन पर बैठता है, तो गाजी तुगलक कह सकते हैं या गियासुद्दीन तुगलक, मुख्य रूप से यही नाम जाना जाता है। तो गियासुद्दीन तुगलक सर्वसम्मत से गद्दी पर, सिंहासन पर बैठने वाला पहला सुल्तान था, पहला शासक था। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। ये कहाँ से आया है इसके बारे में अलग अलग है, इतिहासकारों में मतभेद है कि कौन है तुगलक, इस पे भी मतभेद है और ये कहाँ से आया। लेकिन ज़्यादातर अगर तुगलकनामा की बात करते हैं, अमीर खुसरो की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है तुगलकनामा। ये तुगलकनामा खास करके इसी पर केंद्रित है, यानी कि गाजी तुगलक यानी कि गियासुद्दीन तुगलक का जो युद्ध है और साथ में नसरुद्दीन खुसरो का इन दोनों के बीच में युद्ध है और षड्यंत्र कूटनीति है, इन सब को लेकर के ही ज़्यादा से ज़्यादा इसी पर ही चर्चा किया गया तुगलकनामा पर। तो तुगलकनामा इसका सबसे अच्छा स्रोत माना गया है
और तुगलकनामा किसने लिखा है? ये अमीर खुसरो ने लिखा है और ये अमीर खुसरो की अंतिम मनसबी है, अंतिम पुस्तक है, मसनबी, अंतिम मसनबी है ये अमीर खुसरो का क्या नाम है? तुगलकनामा। तो तुगलकनामा से हमको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसको हटा दिया जाए। अब शासक कौन बनता भैया? तो बनता शासक यही गाजी तुगलक, गाजी की उपाधि लेकर के। गाजी का मतलब होता है काफिरों का शत्रु, और किस नाम से बैठता गद्दी पर? गियासुद्दीन। चाहे गयासुद्दीन लिखे या गियासुद्दीन, गयासुद्दीन या गियासुद्दीन, कोई दिक्कत नहीं, तुगलक। अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक। तो दिल्ली का ये पहला ऐसा सुल्तान है जिसने, दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान है जिसको सर्वसम्मति से वहाँ के अमीरों ने गद्दी पर बैठाया। पहला क्वेश्चन। दूसरी चीज इसकी विशेषता देखिए, जब ये गद्दी पर बैठता है, जब सिंहासन पर बैठता है, सिंहासन पर बैठता है, तो इसके सामने अनेक प्रारंभिक समस्याएं थी। इसके सामने अनेक प्रारंभिक समस्याएं थी। इसकी भूमिका को अगर हम समझेंगे तो इसका किससे सिंहासन प्राप्त किया है? नसरुद्दीन खुसरो शाह से, जो पहले एक हिंदू था, बंदी बना कर के आया था, तो हिंदू से मुसलमान बनने वाला ये पहला शासक है। इतिहास में अगर दिल्ली सल्तनत की बात किया जाए तो ये पहला शासक है जो हिंदू से मुसलमान बनना था। इसके पहले का जो शासक था ये मुबारक शाह खिलजी, जो सबसे ज़्यादा आयोग होता है। इसके लिए कहा गया है योग्य पिता का अयोग्य बेटा, योग्य पिता का नालायक बेटा। ये वही है जो बहुत ज़्यादा शराब पीता था, नंगे पुरुष और नंगे महिलाओं के साथ स्वयं नंगा रहता था, नंगे घूमता भी था दरबार में, नंगे आता भी था, कभी कभी महिलाओं का साड़ी भी पहन के, यानी कि कपड़े भी पहन के ये आता था। ये वही है सबसे ज़्यादा आयोग। इसके एक कौन है? ये अलाउद्दीन का पुत्र है, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र है, अलाउद्दीन खिलजी का ये पुत्र है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद में ही आया है। इसका मतलब जब अलाउद्दीन का मृत्यु हो गया, अलाउद्दीन तक तो शासन व्यवस्था ठीक था, इन्होंने राजस्व बढ़िया से नीति लाया, राजस्व नीति बढ़िया लाया है, और भू राजस्व भी बढ़िया लाया है। यहाँ तक कि भू राजस्व के लिए और राजस्व के लिए इन्होंने 50% जो है सिस्टम ला दिया था, और खम्स जो लूट का सामान होता था उसमें 4/5 स्वयं लेने लगे, केवल 1/5 जो है सैनिकों को देने लगे। पहले सिस्टम दूसरा था कि 1/5 जो है राज्य लेता था सुल्तान और 4/5 सैनिक लेते थे, तो इन्होंने 4/5 लेने लगे। ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सुधार किए थे और अपना प्रशासन भू राजस्व में सुधार करने के लिए, जो है सेना को सशक्तिकरण करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने करारोपण किया था। और इन्होंने जनता का हित उतना नहीं देखा था, अपना हित, राज्य का हित, सेना का हित ज़्यादा सब देखा था। इनकी यही विशेषता थी, जनता का हित कम देखे थे, राज्य का हित का मतलब अपना हित ज़्यादा देखे थे, सुल्तान का हित ज़्यादा। इन्हीं का सेम इन्होंने उल्टा कर दिया था। मुबारक शाह खिलजी पूरा सब लौटा दिए थे, कर माफ कर दिए थे, सब चीज़ हर एक सेम उल्टा, कठोर नीति को सरल नीति में बदल दिए थे। इनके समय में पूरा और इनके समय में, इन दोनों के समय में मुख्य रूप से इन्हीं यही जिम्मेदार हैं। ये तो बहुत कम समय के लिए थे, तो मुख्य रूप से यही है। तो इनके समय में बात किया जाए तो पूरा का पूरा राजकोष खाली हो गया था। तो कुल मिलाकर के जब एक गद्दी पर बैठते हैं तो राजकोष है जो है, राजकोष खाली, राजकोष क्या हो गया है? रिक्त हो गया है। और जब राजकोष रिक्त रहेगा तो क्या रहेगा? आर्थिक संकट रहेगा, आर्थिक संकट। राजकोष रिक्त हो गया था और आर्थिक संकट आ गया था इनके समय। और जब राजकोष रिक्त रहेगा, आर्थिक संकट रहेगा, एक चीज। दूसरी चीज, अलाउद्दीन खिलजी के बाद में जो मुबारक शाह खिलजी हुई हैं और नसरुद्दीन खुसरो, मुख्य रूप से इनकी बात किया जाए, इनके भी समय में, इनके भी समय में दोनों रूप है, लेकिन मुख्यतः यही जिम्मेदार हैं। तो इतना उदार हो गए थे ये, ज़्यादा से ज़्यादा उदार हो गए थे। उनके समय में जितने शासक थे और जो अधीनस्थ शासक थे, जो सीमावर्ती शासक थे, राज्य थे, सब लोगों ने स्वतंत्र होना शुरू कर दिया था। ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वतंत्र हो गए थे और कुछ लोगों ने विद्रोह कर दिया था। इसका मतलब जब इनका सिंहासन का समय आया तो
यानी कि जितने राज्य थे लगभग सभी राज्य, ज़्यादा से ज़्यादा राज्य जो थे, राज्यों ने जो है अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दिया था। स्वतंत्रता, राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दिया था। यहाँ तक क्लियर हो गया है। जितने राज्य थे ज़्यादा से ज़्यादा, और जो अधीनस्थ राज्य थे वो भी जो है अधीनस्थ है, ये भी यानी कि स्वतंत्र हो गए हैं, यानी कि अधीनता मानने से मना कर दिया है, इनकार कर दिया, नहीं मान रहे हैं। और जो खराज देते थे ये लोग अधीनस्थ वाले, जो खराज देते थे, खराज देना बंद, खराज देना क्या कर दिया, बंद कर दिया, नहीं देंगे खराज। तो ये इनके समय में उदारता था, और इसका परिणाम कौन भुगत रहे हैं, गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक जब सिंहासन पर बैठते हैं, ये सब अनेक प्रकार की समस्याएं दिखती हैं। और इनके समय में जब ये चूंकि ज़्यादा ज़्यादा ये विलासी प्रवृत्ति के हैं और सभी से मिलते जुलते हैं, आम जनता, आम आदमी, भिखारी, गरीब, जो भी XYZ है, सबसे इनके समय में पूरा का सुल्तान का पद जो था एकदम धूमिल हो गया था। ये वही स्थिति था जैसे बलबन के पहले था। इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद में और बलबन के पहले के बीच में जितने शासक आए थे, सुल्तान का पद एकदम धूमिल हो गया था, सुल्तान के पद का कोई मतलब नहीं रह गया था। वही कहानी इनके भी समय में हो गई थी। इनकी उदारता, इतनी उदारता शासक के लिए नहीं होता है कि जितनी उदारता ये दिखाए थे। ऐसी उदारता के लिए ये खुद जिम्मेदार हैं और अपना जो है पूरा जो है खिलजी वंश समाप्त किए थे। लेकिन ये स्थितियाँ इन दोनों के समय में आकर के यहाँ पे परिलक्षित होती है। तो पूरा का पूरा जो है जितने अधीनस्थ राज थे सब विद्रोही कर दिए थे, विरोध कर दिए थे, यानी कि विद्रोह शुरू हो गया था। तो इनके सामने अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही थी। जब ये सिंहासन पर बैठते हैं गयासुद्दीन तुगलक, राजकोष रिक्त है, आर्थिक संकट है, राज्यों ने स्वतंत्रता ले लिया, अधीनस्थ राज्यों ने स्वतंत्र हो गए हैं, खराज देना बंद कर दिए हैं, उनकी अधीनता मानना बंद कर दिए हैं, और अनेक राज्य जो अनेक जगह सीमा प्रांतों पर विद्रोह हो रहा है, अनेक प्रकार की इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। अतः इन्होंने इन समस्याओं से निपटने के लिए कुछ विजय अभियान करेंगे और कुछ आर्थिक सुधार लाएंगे। अब हम इसके आगे देखेंगे ये क्या क्या करते हैं, आर्थिक सुधार क्या करते हैं और क्या विजय अभियान किन किन राज्यों को विजय करते हैं। तो अगर राज्य की बात करेंगे तो सबसे पहले इन्होंने जो है तेलंगाना का राज्य है, जहाँ का राजा प्रताप रुद्र देव थे, जहाँ से कोहिनूर हीरा मिला था। जब मलिक काफूर ने, याद करिए, जब मलिक काफूर ने आक्रमण किया था अलाउद्दीन के समय में, तो वो तेलंगाना जिसकी राजधानी वारंगल थी, वो उस राजा ने जो है प्रताप रुद्र देव ने कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को दिया था। वो मलिक काफूर ने ले जा करके अलाउद्दीन को दिया था। तो यही वही तेलंगाना है। अभी ये प्रताप रुद्र देव काकतीय वंश के अंतिम राजा यही बनते हैं। अंतिम, इसके बाद में कोई काकतीय वंश समाप्त हो जाता, कोई राजा नहीं रहता काकतीय वंश का। और पहली बार इतिहास में ऐसा होता है कि यही गयासुद्दीन आएंगे, तेलंगाना को जो है हासिल कर लेंगे, अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। इस पे हम आगे चर्चा करते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा, स्क्रीन शॉट लीजिए, हम उसके आगे तब चर्चा करते हैं। स्क्रीन शॉट लीजिए भैया, उसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं। तो इस पे इतना तो आप जान गए। थोड़ा सा हम इस पे एक और बात बताना भूल गए थे। तो जब ये क्या नाम है, गयासुद्दीन तुगलक जब गद्दी पर बैठते हैं यानी सिंहासन पर, तो ये कहाँ पर बैठते हैं थोड़ा सा ये जानना जरूरी है। तो देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी ने एक महल बनवाया था सीरी में, दिल्ली के पास में ही सीरी है। तो सीरी में जो महल बनवाए थे तो 1000 खम्भ वाला था, 1000 स्तंभ वाला। स्तंभ कहिए, स्तंभ है, स्तंभ कहिए या खंभा कहिए, खंभा। तो 1000 स्तंभों वाला या 1000 खंभों वाला महल था, जिसको जो है खंभों वाला महल था, जिसको सितून महल कहा जाता है। सितून, सितून ऐसे भी लिखा जाता, ऐसे भी लिखा गया सतून महल। सितून लिखिए या सतून लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सतून महल। तो 1000 वाला जो खम्भा, 1000 खम्भों वाला जो महल था, सतून महल, उसी में ये प्रवेश किए हैं, उसी में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके जो है उसी के आगे फिर उसी में जो है अपना राज्यारोहण कराते हैं,
अपना राज्याभिषेक जो इसे कहते हैं हम लोग, तो उसी में ये जान गए। दूसरी चीज़, जब ये आर्थिक इनकी स्थितियाँ इतना इस प्रकार की स्थितियाँ हमने बताया सब डैमेज हो गई थी, तो इन्होंने और एक चीज़ और था इसमें, सुल्तान का पद जो है धूमिल हो गया था। अगर बात करेंगे तो सुल्तान का जो पद था ये बहुत ही धूमिल पड़ गया था। सुल्तान का पद जो है नाम मात्र का रह गया था, ये बहुत ही धूमिल था, यानी कि इनका कोई मतलब नहीं था कि सुल्तान कोई है कोई नहीं है, इसके बारे में लोग विचार करना छोड़ दिए थे। तो इसलिए जो है गयासुद्दीन तुगलक ने वो वही नीति अपनाया जैसे बलबन ने नीति अपनाया था। बलबन ने क्या किया था, अपने पुत्रों का मान सम्मान देने के लिए, मर्यादा बढ़ाने के लिए, बहुत प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अपने पुत्रों को अनेक प्रकार की उपाधियां दिया था। ठीक उसी तरीके से एक गयासुद्दीन तुगलक है, अपने पुत्रों को अनेक प्रकार की उपाधियां देते हैं, हर प्रकार की उपाधि देते हैं। और जो जितने पद हैं, जैसे काजी उल कुजात है, नायब सदर है, जो नायब सदर होते थे यानी कि न्याय से संबंधित हैं, या क्या नाम है उसका, नायब सदर है, वजारत वजारत कुछ करके है, इसमें ध्यान नहीं आ रहा है क्या नाम इसका। अगर बात करते हैं नायब अर्ज है, दीवान वजारत है, दीवान वजारत, नायब अर्ज है। तो इस प्रकार के बहुत से पद हैं। सब पदों पर कुल मिलाकर के इन्होंने कई पद, अभी हम उस पर चर्चा करेंगे एक एक करके, तो उन पदों पर अपने ज़्यादातर सगे संबंधियों को और उनमें से भी ज़्यादा से अपने बेटों को एक एक पद दे करके बैठा दिए हैं। और जो पद से बचते थे सगे संबंधी, जो सगे संबंधी बचते थे तो जो अपने विश्वास पात्र रहते थे उनको जो है एक एक उपाधि दे करते हैं, यानी कि प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। जैसे इन्होंने अगर बात किया जाए तो इनका जो सबसे जिसको ज़्यादा मानते हैं उसका नाम है जूना खां। जूना खां, इसको उपाधि दे दिए थे उल्लूग खां की उपाधि दे दिए थे, उल्लूग खां, उल्लूग खां। यही उपाधि उल्लूग खां की उपाधि अगर याद करेंगे तो बलबन को भी मिला था उल्लूग खां की उपाधि। जो बलबन था इतिहास में, बलबन को भी उल्लूग खां की उपाधि मिला था। और इनको भी देखिए जूना खां को भी उल्लूग खां की उपाधि मिलता है, इन्हीं का पुत्र है। और यही उल्लूग खां जिसे जूना खां जिसे उल्लूग खां की उपाधि दिया गया है, यही बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध होता है। मोहम्मद बिन तुगलक, बिन तुगलक, बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध होता है। और यही जो मोहम्मद बिन तुगलक है, अगर दिल्ली सल्तनत की हम आगे चलेंगे, गयासुद्दीन तुगलक के बाद में यही जो है मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठता है। और यही जो है ऐसा मानेंगे कि यही अपने पिता की मृत्यु का कारण बनता है। और यही जो मोहम्मद बिन तुगलक जो है, अगर दिल्ली सल्तनत की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा योग्य, सबसे ज़्यादा सक्षम व्यक्ति यही था। हालांकि इसकी परिस्थितियाँ, इसका दुर्भाग्य ऐसा था कि ये सफल नहीं हो पाया था। बाद में इस पर चर्चा करेंगे। तो अभी हम पढ़ रहे थे गयासुद्दीन तुगलक ने ये सिस्टम लाया, अपने पुत्रों को एक एक प्रकार की उपाधियाँ दिया है। अब इसके साथ में अगर हम बात करेंगे तो इसने क्या आंतरिक कार्य किया, गृह इनका नीति कैसा रहा, इस पर हम चर्चा करते हैं। अब गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठ गए, हम इसको हटा देते हैं। इसको लिखना चाहे लिख लीजिए, मिटाना चाहे मिटा दीजिए, जो भी है इसको हटा देते हैं। अगर हम बात करते हैं इन तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक की, गयासुद्दीन तुगलक ने जो है अपनी आंतरिक जो नीति है, आंतरिक नीति को सुधारने के लिए क्या किया है। तुगलक वंश में जो पहला है वो इसमें आते हैं गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक 1320 में आते हैं और 1325 ईस्वी तक रहते हैं। मात्र लगभग 5 वर्ष शासन करते हैं। ये गयासुद्दीन तुगलक नसरुद्दीन खुसरो शाह को इंद्रप्रस्थ के युद्ध में
पराजित करके, उसका वध करके, उसका सर कलम करके गद्दी पर बैठे हैं और ये सर्वसम्मति से गद्दी पर बैठने वाले हैं। यहाँ के अमीरों ने, दिल्ली के अमीरों ने सर्वसम्मति से इन्हें की गद्दी पर बैठाया है। तो इन्होंने, इनका जो आंतरिक, अब हम पढ़ेंगे, इनके सामने अनेक समस्याएं थी। तो इनका जो आंतरिक कार्य था, आंतरिक कार्य, आंतरिक कार्य मतलब इनका जो गृह नीति कह सकते हैं, गृह नीति, गृह नीति कैसा था, आंतरिक कार्य इन्होंने क्या किया है, गृह नीति क्या किया है। तो आंतरिक नीति में एक टॉपिक आपको मिलेगा प्रशासनिक कार्य। प्रशासन में क्या किया है, प्रशासनिक कार्य देखते हैं। सैनिक कार्य क्या रहा, यानी कि सैनिक में क्या किया, सुधार किया सैनिक के दृष्टि से, सैनिक कार्य देखेंगे। सैनिक कार्य के अलावा देखेंगे, देखिए आर्थिक कार्य देखेंगे, आर्थिक इन्होंने क्या कार्य किया है। आर्थिक कार्य के साथ साथ हम इस पर कई विषयों पर चर्चा करेंगे। प्रशासनिक कार्य, आर्थिक कार्य की बात करेंगे। आर्थिक कार्य के बाद यातायात और डाक व्यवस्था की बात करेंगे। यातायात और डाक व्यवस्था पर इन्होंने क्या कार्य किया है, डाक व्यवस्था पर, डाक व्यवस्था पर। और लोक कल्याणकारी की बात करेंगे, लोक कल्याणकारी, कल्याणकारी, इनका लोक कल्याणकारी व्यवस्था कैसा रहा है, इन सब विषयों पर चर्चा किया जाएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे इनका प्रशासनिक कार्य। जो प्रशासनिक कार्य है, ये प्रशासनिक कार्य क्या रहा है, कैसे रहा है। तो इसका जो है, देखिए अगर हम बात करें जो इनका आंतरिक कार्य है या प्रशासनिक कार्य, सैनिक कार्य, आर्थिक कार्य, लोक कल्याणकारी, यातायात, डाक व्यवस्था जो भी रहा है, ये ज़्यादातर हमको स्रोत क्या है, इसके स्रोत की अगर हम बात करें तो अमीर खुसरो की पुस्तक है, अमीर खुसरो की पुस्तक है। अमीर खुसरो की पुस्तक कौन सी है, तुगलकनामा, तुगलकनामा। तुगलकनामा जो है अमीर खुसरो का जो है पुस्तक है, ये अमीर खुसरो की जो पुस्तक है तुगलकनामा इनकी पुस्तक है, इसी पर इसकी जानकारी प्राप्त होता है। तो इसमें जो है हम ज़्यादा चर्चा करेंगे तुगलकनामा पर। तुगलकनामा क्या है, तो इसके अनुसार अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने जो है सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर जो है, यानी कि कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था को सबसे पहले चुस्त दुरुस्त किया है। कानून व्यवस्था को देखिए, अगर प्रशासन में काम करना है, क्योंकि इसके पहले के जो शासक हैं और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद और इनके पहले के जो बीच में दो शासक आए हैं, उनमें कानून व्यवस्था सबसे ज़्यादा बिगड़ गया था। तो इसलिए कानून व्यवस्था को सबसे पहले सुधारा जाएगा। तो इन्होंने सबसे पहले कानून व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया है ना। इसके साथ साथ जो है क्या है, उन्हीं कानूनों को जो है व्यक्तिगत जीवन में लाया है, उन्हीं कानूनों को व्यक्तिगत। इसके साथ में देखिए जो खूत लोग थे, खूत मतलब होता है जमींदार, खूत माने क्या होता है, जमींदार। खूत के साथ साथ जमींदार है। और उसके बाद में अगर बात करें जो है जो मुकद्दम थे, मुकद्दम मतलब क्या होता है, गांव का मुखिया होता है, गांव का मुखिया। तो ये लोग जो थे, और भी लोग जो थे, तो इक्तादार जो थे, यानी कि मुक्ता लोग जो थे, मुक्ता मतलब प्रांतपति है ना, प्रांतपति। तो इन लोगों को जो पुरानी जो मतलब मान्यता दिया गया था, उन मान्यताओं को इन्होंने फिर बहाल कर दिया। इनको जो है कर वसूलने के लिए कार्य कहते हैं कि आप इन कार्यों को कीजिए, इन कार्यों को कीजिए। इसके साथ साथ में अगर बात करें कि इन्होंने जो है क्या नाम है, उन जमींदारों की गोपनीयता से जांच कराया है। जो जमींदार लोग थे जिनको जो इक्ता मिला था, भूमि दिया था, और कुछ जांच कराया गोपनीयता से, जो उनसे प्राप्त हुआ उनको फिर सही था तो रहने दिया, और अवैध जो जिसको देखा उनको हटा दिया, उनसे जो है उनके पद छीन लिए और उनको ये सब ले लिए, है ना। इसके साथ में एक प्रशासनिक कार्य की अगर बात करते हैं तो प्रशासनिक कार्य में जो है तो इसके पहले अगर बात करें, इसका जो शासक, इसके पहले शासक जो थे क्या नाम है, नसरुद्दीन खुसरो शाह, उन्होंने जो है
इनके समय में भी थे और इसके पहले वाले भी शासक में थे, जो मुबारक शाह है, मुबारक शाह खिलजी, उनके भी समय थे। दिल्ली के एक सूफी संत थे शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन जो औलिया थे, जो खुसरो शाह हैं, खुसरो शाह के भी समय में नहीं पटा था। खुसरो शाह ने बताए थे इसके पहले वीडियो में, उन्होंने कहा था कि जो निजामुद्दीन औलिया का सर कलम करके लाएगा उसको जो है 5 लाख टका जो है इस प्रकार का घोषणा किए थे, जो भी था। तो लेकिन इनके समय में भी जो है फिर आगे आकर के जो है 1,000 सोने का सिक्का देने का, टका देने की बात किए थे इस प्रकार का। तो फिर जो क्या नाम है, नसरुद्दीन, क्या नाम है इनका, नसरुद्दीन आते हैं, नसरुद्दीन का नाम क्या नाम है इनका जो है, अगर बात करते हैं नसरुद्दीन खुसरो शाह, जो सुल्तान हिंदू से जो है मुसलमान बनने वाले सुल्तान हैं नसरुद्दीन खुसरो शाह। तो इन्होंने क्या नाम निजामुद्दीन औलिया को दे दिए थे कुछ रुपया, कुछ रुपया कितना था दिए थे, लगभग 5 लाख जो है सोने का टका, नहीं चांदी का टका, 5 लाख टका दे दिए थे, चांदी का वो होता था। तो उनसे ये वापस मांग रहे थे। कौन? गयासुद्दीन तुगलक भाई, जो इसके पहले दिया गया था, राज को रिक्त हो गया है, अब उसको वापस दीजिए। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा जो पैसा दिया गया था इसके पहले शासक थे, चूँकि वो सार्वजनिक निधि से दिया गया था, यानी कि पब्लिक का फंड था, तो हमने उसको जो पब्लिक में सार्वजनिक में दिया गया था, जनता में हमने उसको बांट दिया, अब हमारे पास नहीं है। जब उन्होंने ऐसा कहा तो इन्होंने खैर बात कुछ नहीं कहा, लेकिन उस बात को लेकर के असंतुष्ट हो गए थे। यानी कि गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया में इसी बात को लेकर के असंतुष्ट हो गए थे, दोनों में मनमुटाव हो गया है। और ये जब आगे चलेंगे, जब दिल्ली अंतिम इनका अभियान बंगाल अभियान होता है, कई पहले सबसे पहले तेलंगाना को जीतते हैं, अपने साम्राज्य में मिलाते हैं, फिर गुजरात को, फिर ऐसे ऐसे करके कई को मिलाते हैं, कुछ को नहीं मिला पाते हैं, अंत में फिर बंगाल को मिलाते हैं। बंगाल के बाद में जो है इसको मिथिला वाले क्षेत्र को मिलाते हैं। तो बंगाल से जब जीत के आ रहे थे तो वहीं पे इन्होंने कहा था कि क्या नाम है, गयासुद्दीन तुगलक ने कहा था कि निजामुद्दीन औलिया हमारे पहुंचने के पहले दिल्ली छोड़ दें। तो उन्होंने निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हनूज दिल्ली दूरस्थ है, यानी कि श्रीमान जी दिल्ली अभी बहुत दूर है। और वास्तव में दूर के 6 किलोमीटर पहले ही इनका मृत्यु हो गया था जूना खां के बनाए द्वारा घर के माध्यम से। आगे हम चर्चा करेंगे इस पर। तो जूना खां इन्हीं का पुत्र है, जिसको उल्लू खां की इन्होंने उपाधि दिया है, वही घर बनाया था, लकड़ी का घर बनवाया था एजाज अहमद के द्वारा। एजाज अहमद भी उसी का खास ही भाई है, तो उसी के द्वारा जो है बनाया गया, इसमें इनका मृत्यु हो गया है। और यही घटना वहाँ भी घटा था, जब कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने कहा कि इसका सर कलम इस नए चंद्रमास के दिन जो लाएगा, नहीं आएंगे तो कर दिया जाएगा। उसी दिन निजामुद्दीन औलिया का मृत्यु होने के पहले खुसरो का मृत्यु हो गया था। क्या नाम है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का मृत्यु हो गया। तो ये शेख वही थे, शेख निजामुद्दीन औलिया, उनका दरगाह इस समय दिल्ली में, उनके मकबरे पर लोग जाते हैं। तो ये था प्रशासनिक कार्य। अब इसके बाद हम सैनिक कार्य पढ़ेंगे।